सुबह बखैर नाजरीन, सुबह के 8:38 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जी के लेकर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज इतवार का दिन है और जब आज की ट्रांसमिशन में हाजिर हुए हैं तो कोशिश करेंगे कि आपको बाखबर करें मौसम के मिजाज से लेकर सियासी सरगर्मियों तक, अमरनाथ यात्रा से लेकर दिल्ली में जो कुछ सियासी सरगर्मियाँ चल रही है उस पर हमारी नज़र रहेगी। चूँकि आज इतवार का दिन है, मौसम का मिजाज भी थोड़ा सा बदला हुआ है इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जब हम आखिरी पड़ाव पर आएंगे, आज कोशिश करेंगे कि आखिरी 10 मिनट हम आपके साथ बिताएं, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करें। कल तकनीकी वजूहत की बिना पर नहीं ले पाए थे, लेकिन आज इतवार है, कोशिश करेंगे कि आज ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स आएँ ताकि हुकूमती इदारों तक आपकी बात पहुँच सके। टीवी पर आप हमें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर और मुल्क के अंदर, लेकिन अगर आप मुल्क के बाहर हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर, जहां पर हर पल हम आपको अपडेट करते हैं 24x7, न सिर्फ देश दुनिया की खबरों से बल्कि हर उस तज्ज़िये और तबसरे से भी जो आप देखना और करना पसंद करते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए मशल रहा है, इसलिए वो फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और फीडबैक के लिए याद रखिएगा हमारी राब्ता साइट या फिर हमारी वो वेबसाइट जिस पर आप मुसलसल हमारे साथ राब्ते में हैं, www.gulistannews.in पर। तो जनाब, ये मुख्तसर सा तारुफ प्रोग्राम और मुख्तसर सी बात जो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज हस्ब वादा करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे से। आसिफ रशीद मेरे साथी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल आप सबका। आज जून की 30 तारीख है, साल 2024। हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ इस प्रोग्राम का आगाज होगा और उसके बाद खबरों की जानिब एक एक करके हम बढ़ेंगे। तो आज अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक पता चलता है कि आज के दिन ही 1888 में क्लासिकी मौसीकी की पहली मारूफ रिकॉर्डिंग दुनिया भर के अंदर की गई। साल 1961 दिन आज का सरदार बलदेव सिंह, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दिफा की वफात हुई। 1893 में हिंदुस्तानी साइंसदान और माहिर शुमारियात पीसी महालनोबस की पैदाइश भी आज के दिन हुई, जून 30, 1893 में। साल 1997 में आज का दिन जब विश्वनाथन आनंद ने जर्मनी में आज ही के दिन फ्रैंकफर्ट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट अपने नाम किया। साल 2024 वर्ष कबल दुनिया की मारूफ कंपनी IBM ने दुनिया का तेज तरीन कंप्यूटर आज के दिन तैयार किया। इसके 5 बरस बाद 2005 में हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान 10 साला जामे मुआहिदा हुआ, जिसमें स्ट्रेटेजी के एतबार से कई अहम और बड़े फैसले दोनों मालिक की जानिब से किए गए। 2007 में सचिन रमेश तेंदुलकर ने एक रोजा क्रिकेट में 15,000 रन आज के दिन मुकम्मल किए। साल 1932 था, सोवियत यूनियन और चीन ने अदम जाहिरियत के मुआहिदे पर आज के दिन दस्तखत किए और यह फैसला हुआ कि चीन की जानिब से जो पॉलिसी USSR की तय इख्तियार की जाएगी वो उसमें नरमी बरती जाएगी और उसी एग्रीमेंट के तहत एक तवील मुद्दत तक काम चलता रहा, बल्कि आज भी दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत हद तक बेहतर हैं, जिसमें रूस और चीन आमने सामने हैं। 2011 में हिंदुस्तान को इंसानी स्मगलिंग की वॉच आउट लिस्ट से आज ही के दिन बाहर कर दिया गया, निकाला गया। 1950 में इंडोनेशिया अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने वाला 60वां मुल्क बना, 60th कंट्री ऐसी जिसको मेंबरशिप हासिल हुई यूनाइटेड नेशंस की। 1949 में जंग अजीम दूसरी के बाद अमेरिकी फौज ने कोरिया से इनखला करने का फैसला सरकारी तौर पर लिया। साल 2007 आज ही के दिन एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने अपना पहला मोबाइल फोन आईफोन जारी किया। 2007 में आज के दिन यह अहम तरीन पेशरफ्त हुई। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें और अहम तरीन वाकयात आपके सामने थे जो हमने फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखे। इसके बाद खबरों की तरफ चलेंगे, एक एक करके आपके सामने डिटेल्स रखनी, अपने नुमाइंदों के पास भी थोड़ी देर में चलेंगे, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस ताल्लुक से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज सबसे पहले बात होगी उस सड़क हादसे की जो पंजाब के अंदर पेश आया और जम्मू के 4 शहरियों की इस हादसे में जान चली गई है। पंजाब के होशियारपुर टांडा के अंदर जहां पर इतलात के मुताबिक एक इनोवा कार जो कि तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई और 4 लोग इसमें मौके पर ही दम तोड़ बैठे हैं, जिनमें से एक 6 साला बच्ची की भी शनाख्त हो गई है और चारों की डेड बॉडीज इतलात के मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद जम्मू लाई जाएंगी, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बठिंडा के अंदर लेकर चले गए थे। ये 4 लोग जिनका ताल्लुक जम्मू से है। अभी खबरें ये भी हैं कि चारों की जो शनाख्त हुई है, फारूक अहमद, उसका एक भाई आरिफ, इनकी बहन नाइबू और 6 साल की बच्ची अर्श, इन चारों की मौके पर मौत हुई है। पुलिस की जानिब से भी मकामी सतह पर तस्दीक कर दी गई और ये तमाम चारों लोग
अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ जा रहे थे। ताल्लुक इनका जम्मू से था। इस दौरान रास्ते में जब ये अड्डा सरन के मकाम पर पहुंचते हैं, टांडा में इस ट्रक के साथ टकराने के बाद यह हादसा पेश आता है। इनोवा का ड्राइवर तारिस, वो भी शदीद तौर जख्मी है और इतलात के मुताबिक टांडा के सिविल अस्पताल में पहले उसको मुंतकिल किया गया, बाद में तशवीशनाक हालत को देखते हुए अमृतसर रेफर करना पड़ा। और जो कंटेनर का ड्राइवर है जिसने टक्कर इस कार को मारी, जो हादसे का कहा जाता है कि असल में यहाँ पर वो मुलजिम है, वो इस हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। बाकी जो 4 महलूकीन की बॉडीज हैं, जो उनकी लाशें हैं, वो दसिया सिविल अस्पताल और रंगीराम चैरिटेबल ट्रस्ट में चली गई हैं, वहां भेजी गई। रात के वक्त यह हादसा पेश आया है, अभी जो इतलात मौसूल हुई हैं, और कल शाम के बाद से ही सरगर्मियां हुई हैं। कानूनी और तिब्बी लवाजमात पूरी करने के बाद जम्मू इनको लाया जाएगा। टांडा के जो SHO हैं गुरमीत सिंह, उनकी जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है कि कंटेनर जो बड़ी हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहा था और ड्राइवर को मुमकिन है जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जम्मू के 4 शहरियों की मौत हो गई है, जिनकी लाशें आज दोपहर होते होते जम्मू पहुंच सकती हैं। सड़क का दिलदोज हादसा, और ये हादसा पंजाब के अंदर हुआ है और मौत जम्मू कश्मीर के रहने वाले शहरियों की हुई है। इसके बाद ज़रा मौसम के मिजाज से आपको अपडेट करें, क्योंकि कौमी शाहराहों पर आपने सफ़र करना है। इस सिलसिले में एक अहम और बड़ी पेशरफ्त ये है कि मरकज़ी महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर के बालाई इलाके और जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें रात देर गए हुई हैं, जिसके बाद अब ये इतला दी जा रही है कि मानसून मुकम्मल तौर पर 1 या 2 दिन के अंदर अपनी गिरफ्त मजबूत करेगा पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसकी वजह से पूरे जम्मू और कश्मीर सूबे के अंदर बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। और अभी जो इतलात हमारे पास है कि जम्मू सूबे के चंद इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला आज सुबह भी जारी रहा, रात भर भी जारी रहा, और ये सिलसिला 3 से 4 दिन तक लगातार चलेगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिश जो जम्मू सूबे के अंदर रिकॉर्ड की गई है, उसमें उधमपुर के अंदर 47.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, कटरा के अंदर 28.9 मिलीमीटर, और इसी तरीके से भद्रवाह के अंदर 14.4 मिलीमीटर, और फिर भद्रवाह के जो दीगर इलाके हैं वहाँ जम्मू का जो प्रॉपर इलाका है वहाँ पर 14.4 और भद्रवाह के अंदर 10.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। मरकजी महकमे मौसमियात के मुताबिक आने वाले 4 दिनों के दौरान मौसम इसी तरीके का रहने, बादल भी रहेंगे, हल्की बारिशें भी होंगी, ताहम गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी ज़रूर आ रही है। ताहम अभी भी दर्जा हरारत जो है वो 40 के आसपास लग रहा है। बानिहाल में कम से कम दर्जा हरारत जो वो 30 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और इसी तरीके से बटोत के अंदर 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, कटरा के अंदर 21.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, भद्रवाह के अंदर 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और जब हम श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर के अंदर कल दिन का दर्जा हरारत जो 30.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, काजीगुंड के अंदर भी 30.2 रिकॉर्ड किया गया था, पहलगाम के अंदर 25.7, कुपवाड़ा के अंदर 31.2, कोकरनाग 29.4 और गुलमर्ग के अंदर 20.8 रिकॉर्ड किया गया। ताहम माना जा रहा कि आज मतला अबरालूद कई मकामात पर दिखेगा, हवाएं भी चलने की उम्मीद है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में थोड़ी सी गिरावट सूबा कश्मीर के अंदर भी होगी और सूबा जम्मू के अंदर भी होगी। इस बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फिलहाल ट्रैफिक मुसलसल बहाल है, ट्रैफिक की आमद-रफ्त जारी है और किसी तरीके से किसी खलल की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही मरकजी महकमे मौसमियात ने पहले इतला दी थी कि तेज़ हवाएं और बारिशों की वजह से मडस्लाइड्स यानी कहीं ना कहीं वो मिट्टी जो खिसक आती है बारिश की वजह से वो कई मकामात पर खिसक सकती है, इसलिए अलर्ट पर रहना होगा। इस बीच यात्रा भी चल रही है, मौसम का मिजाज भी थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है, ताहम बालाई इलाकों के अंदर जिस तरीके की बूंदाबांदी हुई है उससे कदरे बेहतर सूरत हाल बनी हुई है। 6 जुलाई के दरमियान भी मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है टनल के उस तरफ, और जम्मू सूबे में बारिशों का सिलसिला रात देर गए शुरू हुआ। हल्की बारिश कुछ एक इलाकों में और कुछ एरियाज में सुबह सुबह भी इसका असर, शदीद गर्मी की जो इन दिनों आप एक लहर देख रहे थे, सेकंड ये हीट वेव थी, उससे थोड़ी सी राहत मिली है। और अब महकमा मौसमियात ने 4 से 6 जुलाई के दरमियान कश्मीर सूबे के अंदर भी शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी रेले, लैंडस्लाइडिंग, निचले इलाकों में पानी जमा होने, बादल फटने जैसी पेशन गोइयां कर दी हैं। और भारत के महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता रोज ही शुमाल मगरबी हिंदुस्तान बशमूल दिल्ली और शुमाल मशरक़ की रियासतों में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की पेशन गोई की है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक
आइंदा 3 दिन तक वादी कश्मीर में कोई खास मौसमियाती सरगर्मी नहीं होगी, लेकिन दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। इस दौरान कुछ एक हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, मगर 4 से 6 जुलाई के दौरान जब वक्त मानसून भी जम्मू सूबे के अंदर है और इसके अलावा उधमपुर, कठुआ, सांबा अजला में भी शाम के वक्त हल्की बारिशें हुई हैं, तो मुमकिन है कि 50 से 55% के आसपास बारिशें कश्मीर वादी की या टनल के उस पार भी आप देखेंगे। फिलहाल महकमा मौसमियात ने 4 से 6 जुलाई के दरमियान नुकसान से बचने के लिए पहले से ही खबरदार कर दिया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर की दीगर खबरों पर हम आए, बात जरा बैनुल-अक़वामी सतह की भी करते हैं, क्योंकि एक और मामला काफी सुर्खियों में है। 7 अक्टूबर 2023 को गजा पट्टी की एक तरफ से उस हिस्से के अंदर हमला हुआ जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस का एक कैंप था और शहरियों की हलाकतें हुई। तब से अब तक 9 महीने गजा जंग को हो चुके हैं, मरने वालों की तादाद 40,000 हो गई है। एक जंग अभी थमी नहीं थी, तो दूसरी तरफ अब हमले की तैयारियां मुसलसल तेज कर दी गई हैं। गजा के बाद इजराइल के निशाने पर अब लेबनान है, क्योंकि जैसे ही एक बयान सामने आया और 12 घंटों में यह पेशरफ्त हुई, इजराइल की जानिब से अब पूरी तवज्जो गजा से हटकर, जहां पूरी इमारतें, मुकम्मल हिस्सा जो है पुराना और नया गजा जिसको कहते थे वो खंडरात में तब्दील हुआ है, तो लेबनान में अब हमले किसी भी वक्त तेज किए जा सकते हैं। इसकी तस्दीक मौजूदा इजराइल फोर्सेस की जानिब से जो बयान आता है वो करते हैं, लेकिन साथ साथ इजराइल के बीच, इजराइल और गजा के दरमियान, इजराइल और हमास के दरमियान जब ये लड़ाई चल रही है, हिजबुल्लाह के खिलाफ जब जंग की तैयारियां की जा रही है, तो बड़ी खबर यह भी है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर से ईरान और इजराइल सामने आ सकते हैं, क्योंकि ईरान ने इजराइल अगर किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई लेबनान के अंदर करता है तो ईरान ने इंतबाह दे दिया है कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और ये जंग का एक नए सिरे से और बराह रास्त आगाज होगा। मशरकी उश्ता के अंदर एक और पहल ये हुई है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इजराइल और लेबनान के बीच चल रही है, और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बैक टू बैक कई हमले लेबनान के हिजबुल्लाह गुरेलाओं पर किए गए हैं, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की इतलात भी इस वक्त बैनुल-अक़वामी ज़राए से सामने आ रही है। ताहम ईरान ने इसमें पेशरफ्त की और ईरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अगर लेबनान पर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई की गई और हिजबुल्लाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो बराह रास्त जंग अब शुरू हो जाएगी। और ये बयान तब सामने आया है जब कशीदगी इस खित्ते के अंदर मुसलसल बढ़ रही है। आलमी जो इदारे हैं, अमन नाफिज करने के इदारे हैं, वो इस पूरे मामले पर गहरी और संजीदा नज़र रखे हुए हैं। ताहम अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अमरीका तक जो इजराइल के खिलाफ बयानात सामने आए हैं, ताहम उसके बावजूद भी इजराइल की तरफ से मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेबनान को अब निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर ईरान सामने आया और ईरान ने अपनी पॉलिसी साफ करते हुए कहा कि अगर इस तरीके की जारिहाना कार्रवाइयाँ जारी रखी गई तो बराह रास्त जंग का सामना करना होगा इजराइल को। अब ये नई बात जो है वो इस वक्त सामने आ रही है, एक नए जंग का आगाज़ और एक नए दौर का आगाज़ शायद इस खित्ते के अंदर देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि हमले मजीद तेज हों और कार्रवाइयां जिसकी तरफ इशारा पहले से किया जा रहा है, सूरत हाल मजीद अबतर यहां पर हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, जब गजा की बात हो रही है तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जानिब से जो की जाने वाली कार्रवाइयां हैं उसका भी आपको एक असर बताते हैं, क्योंकि गजा के अंदर अभी जंग मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं है। शुजा का इलाका है जहां पर इजरायली फोर्सेस की जानिब से ताज़ा कार्रवाइयां की गई हैं और हमलों में मजीद 60,000 फलस्तीनी बेघर हुए हैं। ये वो हिस्सा है जो खान यूनस के जुनूब का हिस्सा है, लेकिन आमतौर पर माना जाता है कि ये वो सबसे ऐसा इलाका था जो सबसे महफूज तरीन इलाकों में कभी कभार माना जाता था। आज हर वक्त हर तरफ आप देखेंगे तो तबाहशुदा इमारतें हैं और गजा के अंदर कहत की सूरत हाल इस वक्त है। इसकी तस्दीक वहां का मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया कर रहा, और जो फलस्तीनी हुकाम के तर्जुमान है वो भी बताते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अराकीन भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अल-मवासी इलाके के अंदर इजरायली फौज की जानिब से कार्रवाइयां की गई हैं और हजारों लोग न सिर्फ बेघर हुए हैं, कई लोग जख्मी हैं, अमवात में इजाफा हुआ है और जो गजा की फलस्तीनी तबाहशुदा इमारतें हैं, कैंप्स हैं, वहां पर जो लोग रह रहे थे, जिन्हें अपना घर बार छोड़ दिया, उन लोगों पर भी हमले तेज किए गए। इसका मतलब यह है कि गजा के अंदर एक भी इलाका इस वक्त आपको ऐसा नजर नहीं आएगा बमुश्किल जो रफा आपको साफ और अभी तक आपको इस कार्रवाई से बचता हुआ नजर आया था, बहिफाजत था, वहां पर भी कार्रवाई हो चुकी है। यही नतीजा है कि अब तक 38,000 के करीब इन 9 महीने की जंग के दौरान लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन वो इलाका जिसको शुजाइया का नाम दिया गया, सबसे महफूज तरीन इलाका था, वहां पर भी तमाम लोग इस वक्त घर बार छोड़ चुके हैं।
लगातार कार्रवाइयाँ वहाँ पर जारी है और ये जो खबरें हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा तक भी गई हैं, आलमी इदारों तक भी गई हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि इस जंग को नहीं रोका जाएगा। फिलहाल IDF की कार्रवाइयाँ अपनी जगह, वापस जरा जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा पर आते हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का एक और काफिला आज सुबह 3 बजे जम्मू से रवाना कर दिया गया है। इस मौके पर सूबाई इंतजामिया के आला अफसरान और सिक्योरिटी के एहलकारान वहाँ पर मौजूद रहे हैं और जो इतलात हमारे पास है तकरीबन 6,619 यात्रियों पर मुश्तमिल एक और काफिला आज जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना हो चुका है। इस बीच कल पहला दिन यात्रा का था और जम्मू श्रीनगर के अंदर तकरीबन 14,000 यात्रियों ने दर्शन जो है वो मुकम्मल किए हैं। 14,000 यात्रियों ने कल पहले दिन पवित्र गुफा में दर्शन किए और ये यात्रा पहलगाम के रूट से और गांदरबल के बालतल रूट से होते हुए रात देर गए इख्ताम पजीर हुई है। तकरीबन 14,000 के करीब यात्री जो थे उन्होंने पहले दिन में दर्शन किया और आज 6,619 यात्री जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम किया गया है, जहां भगवती नगर बेस कैंप हो या दीगर इलाका जात जहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, या जम्मू शहर हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, यहां पर सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम कि कई रास्तों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ताहम यात्रा है, इस बीच यात्रा का एक और काफिला रवाना कर दिया गया है। ताहम श्रीनगर की जब हम बात करेंगे तो 52 दिन तक यह यात्रा मुकम्मल चलेगी। 19 जून को इसका इख्ताम होगा और मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतजामिया, श्राइन बोर्ड की तरफ से इंतजाम किए गए, आम लोग भी सामने आए हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर लंगर और दीगर चीज़ें रखने का बंदोबस्त किया है। और इस बीच इतलात ये है कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो ONGC है उनकी तरफ से भी 100 बेडेड अस्पताल बाज़ाब्ता तौर पर कश्मीर के अंदर शुरू कर दिया गया है जो यात्रियों के लिए होगा। तो याद रखिएगा, पिछले साल तकरीबन हमारे यहाँ पर 4.5 लाख के करीब यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए थे और ये दर्शन जब चल रहे हैं तो अब की बार भी जो हमारे पास इतलात है 3.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया है। मौसम सुबह का थोड़ा बूंदाबांदी थी और बूंदाबांदी के बीच जयकारों के नारे लगाते हुए, बम बम बोले के नारों के बीच यात्रा का एक और काफिला इस वक्त रवान दवा है दोनों कैंप्स की ओर। थोड़ी देर में जो नवयुगा टनल है उसको वो क्रॉस करेंगे और उसके बाद आधे लोग जो है क्या इस काफिले के वो पहलगाम की ओर चले जाएंगे और कुछ लोग जो है वो श्रीनगर के रास्ते से आगे गांदरबल जाएंगे, जहां से वो बालतल से पवित्र गुफा की दर्शन तक चले जाएंगे। सुबह यात्रियों का किस तरीके का जोश था, किस तरीके का जज्बा था, जम्मू के अंदर हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने वहां पर कुछ लोगों से बात की, फटाफट से पहले उसको सुनते हैं। उसके बाद दोनों नुमाइंदों के पास चलेंगे, हम श्रीनगर चलेंगे जहां से फिदा हुसैन हमारे साथ पहलगाम बेस कैंप से ज्वाइन करेंगे और शिल्पा शर्मा भी ज्वाइन करेंगे। हम लोग मेरठ से आए हैं जी। मेरठ से आए हैं सर, कैसा लग रहा है, कितने उत्साहित हैं आप? हम लोग काफी उत्साहित हैं जी। पहली यात्रा है? पहली यात्रा है जी। आप तो खुशी दिखी रही है, चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल बहुत अच्छे यहाँ के जो है इन्होंने इंतजाम किए हुए और यात्रा बहुत अच्छी करा रहे हैं, बहुत खुशी है। बहुत बहुत बढ़िया हुआ है इंतजाम। हमारे ये हैं प्रभारी, मन में कोई डर कोई भय? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कान की जय। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं सर, कैसा लग रहा है जम्मू में पहुंचे हैं, व्यवस्था किस प्रकार? हुसैन भी इस वक्त ज्वाइन किए हैं और साथ साथ हमारे इस वक्त तस्लीम वानी भी ज्वाइन किए हैं। सेंट्रल कश्मीर और जो जनूबी कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, दोनों एरियाज से 14,000 के आसपास लोग जिन्होंने दर्शन किए हैं। इस वक्त की क्या सूरत हाल है, एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। हमारे साथ सलीम, पहले जरा आपके पास आएंगे। सेंट्रल कश्मीर में जिन लोगों की रवानगी आज सुबह हुई है वो भी अपडेट कीजिएगा, और जो लोग कल सुबह रवाना हुए थे तमाम लोग बहिफाजत वापस अपने कैंपों की जानिब पहुंच गए हैं। जी आसिफ, बिल्कुल। जो कल पहला जत्था जो बालताल बेस कैंप से 6,000 के करीब जो यात्री से जो पवित्र गुफा की तरफ कल 3:30-4 बजे के करीब रवाना हुए थे, उसमें से शाम को जो यात्री आधे प्रेफर करते हैं वहां पे रात को वो पूजा करने के लिए, आधे वापस आते हैं, लेकिन सही सलामत है। लेकिन आज जो दूसरा जत्था है 5,400 के करीब जो दूसरा जत्था है आज बालताल बेस कैंप से सुबह 4 बजे 3 बजे से स्टार्ट हुआ था या निकलना,
और 6 साढ़े 6 तक जो उसकी तादाद थी वो 5400 तक है। उसके बाद भी हो सकता है कुछ और, क्योंकि आज मौसम भी खुशगवार है, सब कुछ ठीक चल रहा है, यात्री भी खुश है। कल जो पहला जत्था वापस आया उन्होंने शाम को बात भी की, क्योंकि आज सब कुछ अच्छा है, अरेंजमेंट्स भी अच्छे हैं, ट्रैक भी अच्छा है। इसलिए यात्री जिसका दूसरा दिन है, जो यात्री अपने जोश खरोश से यहाँ पे पहुंचे हैं पूरी तरह से अपने वो पूजा वहां ठीक पे है करते सलीम, हैं। जरा ये और यात्रा बताइएगा, भी बड़ी क्योंकि अच्छी जब हम इस यात्रा की बात करते हैं तो ट्रैक आपका गांदरबल जिग से शुरू होता है, जो जिला गांदरबल की जिम्मेदारी आती है। उसके बाद आगे चलेंगे तो बड़ा रास्ता उतना बड़ा नहीं है, यात्रा को भी चलना है, आम लोगों ने भी चलना है, और फिर सयाहों का भी एक अच्छा खासा रश जो सोनमर्ग की ओर जा रहा है, और यही रास्ता आगे फिर लद्दाख की ओर भी जा रहा है। तो किस तरीके से गाड़ियों को बाइफरकेट किया जा रहा है कि ये यात्रा की गाड़ी है, ये आम लोगों की गाड़ी है, और ये सयाह है जिन्हें सोनमर्ग जाना है। तो किस तरीके का अरेंजमेंट है, और सयाहों के लिए क्या कोई एडवाइजरी है कि आप इतने बजे से इतने बजे के दरमियान अपनी गाड़ियां निकालें, या रूटीन में और सब कुछ चल रहा है? देखिए गौहर, जो हमने ऑलरेडी 2-4 दिन पहले आईजी कश्मीर से एक स्पेशल बातचीत की थी, उसमें भी कहा था उसने जो एडवाइजरी निकलेगी, जो कट ऑफ का टाइम होता है, सुबह मॉर्निंग में भी यात्री के लिए कट ऑफ का टाइम है, शाम के भी टाइम या वो कट ऑफ टाइम है, लेकिन वो कट ऑफ टाइम टूरिस्ट जो सयाह है उनके लिए भी वो इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जो शाम का टाइम होता है तो हारीपुरा एक हमारे यहाँ श्रीनगर लेह हाईवे में जगह है, वहाँ पे बेस कैंप ये है, वहाँ पे यात्री को रोक दिया जाता है, जिनको 6 बजे के बाद किसी को भी नीचे जाने की इजाजत नहीं होगी, और जो शाम का टाइम है उसको बालताल से भी नीचे आने की इजाजत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सयाह है वो ट्रैफिक जाम के शिकार होते हैं। कल भी जो सोनमर्ग के नीचे गगनगीर में 2-2.5 घंटे का ट्रैफिक जाम दिखने को मिला, क्योंकि जो श्रीनगर लेह हाईवे के जो ट्रक्स है, बाकी सारी गाड़ियां हैं, उनके लिए जरूरी एडवाइजरी या तो उनको शाम को रात को क्रॉस करवाना है, या तो उनको सुबह मॉर्निंग में 2-3 बजे से पहले या 4 बजे के पहले क्रॉस करवाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 दिन लगातार जो शाम को भी, परसों शाम को भी ट्रैफिक मैस हारीपुरा में दिखने को मिला था। कल शाम की बात है तो 2-2.5 घंटे गगनगीर में ट्रैफिक जाम हुआ। बाकी जो यात्री है वो अच्छी तरह से पहुंचते भी हैं। सलीम, तो जो आज यात्रा भी तो हम देख चलती रहे थे, रहेगी, आज भी गालिबन आज श्रीनगर लेह शाहरा पर कुछ पाबंदियां हैं, 4 बजे तक बंद रहने वाला है ट्रैफिक। आज भी ये मुश्किलात आएंगी। प्लान इस हिस्से के लिए भी तरतीब दिया गया जहां से यात्रियों का गुजर होना है, क्योंकि कल ही हमने बताया था जुजिला के मकाम पर जहां काम भी आज दिन भर 4 बजे तक तकरीबन जारी रहेगा। बिल्कुल आसिफ, रूट तो एक ही है, श्रीनगर लेह हाईवे एक ही रूट है, जिसमें यात्री भी चलते हैं, जिसमें सयाह भी चलते हैं, जिसमें वो लेह वाला ट्रैफिक भी चलता है। इसीलिए इस पे कुछ गौर खोज करना है ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट को। जो लद्दाख वाला ट्रैफिक है, जो ट्रक्स है, लोडेड ट्रक्स होते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ एडवाइजरी निकलनी चाहिए कि उनको आपको कितने बजे क्रॉस करना है। अदरवाइज जो ट्रैफिक जो सयाह है सोनमर्ग जो जाने वाले हैं, उनको काफी टाइम ट्रैफिक जाम में ही लगता है, तो वो बाद में जो सोनमर्ग पहुंचते तब तक उनका टाइम बहुत ही जाया होता है। इसलिए कल मैंने यही कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप स्टैंड बाय रहेंगे सलीम अम्मार साहब, दोबारा आपके पास आएंगे। ये बड़ा ट्रैफिक वाला मैच जो है ना, ये एक तो शहर के अंदर है ही, सूरत हाल इंतहाई अबतर है, लेकिन ये वाला जो ट्रैक है जहां से सलीम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लद्दाख के लिए भी जाता है और सयाहती मरकज सोनमर्ग के लिए भी जाता है, और गांदरबल के लोगों के लिए भी यही एक रास्ता है। तो इस वजह से अभी तक भी ट्रैफिक प्लान मैनेजमेंट जो होनी चाहिए थी वो नहीं है, जिसकी वजह से कल भी बड़ी शिकायतें और आज भी ये शिकायतें हैं। हम सीधे फिदा के पास चलेंगे जो बेस कैंप पर मौजूद है। फिदा, अपडेट करें जी, किस तरीके से रात गुजरी और कितने बजे एक और काफिला निकला है सुबह सुबह? देखिए इशफाक, मैं को बता दूं कि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा का सिलसिला है वो जारी है। आज एक और जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ है, और एक बार फिर मैं आज हमने सुबह सुबह देखा कि जितने भी श्रद्धालु थे वो काफ़ी ज़्यादा जोश में नज़र आ रहे थे, और उनका यही कहना था कि अगर मौसम जिस तरह से जम्मू में मौसम ख़राब है, उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे मौसम ख़राब भी रहता है तब भी हमें बाबा के दर्शन करने ही है। लेकिन मौसम का मिजाज काफ़ी अच्छा है, और मौसम आप देख ही सकते हो कि इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से पहलगाम में मौसम है। हालांकि रात के वक्त हल्की बारिश हुई है, उस तरह की बारिश नहीं हुई है जिस तरह से पहलगाम में जाना जाता है मौसम कि कब बदलेगा कब नहीं बदलेगा। लेकिन उसके लिए भी अगर मौसम ख़राब रहता है तो पहले ही जिस तरह से मरकज़ी मौसमियात है वो पहले ही कहता है कि आज दिन में हल्की बारिश होने का इम्कान है, तो उससे पहले ही यात्रा को हॉल्ट किया जाता है उन जगहों पर जहाँ पे यात्रा जो है वो चल पड़ती है।
है, लेकिन चंदनवाड़ी पहुंच गई है ये यात्रा और चंदनवाड़ी से आगे के लिए ये यात्रा जो है वो रवाना हुई है। अच्छा फिदा, हम ये भी देख रहे हैं कि जब गांधरबल वाली साइड या साउथ वाली साइड हम देख रहे हैं तो बहुत हद तक ट्रैक्स जो हैं वो इस बार बेहतर हैं, तो वो एक फर्क महसूस हो रहा है कि जो यात्री सुबह के वक्त निकलते थे नेक्स्ट डे उनको वापस लाया जाता था। कल हमने एक चीज देखी कि सुबह के टाइम में जो गए बाद से पैर तकरीबन खबर आ गई 4 बजे के 5 बजे के आसपास 1000 से ज्यादा यात्री दर्शन करके वापस नीचे आ चुके हैं। तो वो जो 12 फीट के आसपास चौड़ा हुआ है रास्ते पर जो इस बार काम काफी ज्यादा हुआ है वो भी वक्त बचाने में मदद कर रहा है इस बार यात्रियों को भी और इंतजामिया को भी। बिल्कुल आसिफ, सही सवाल पूछा आपने कि ट्रैक में काफ़ी बदलाव आ चुका है पिछले 2 साल के मुकाबले में। अगर 2 साल पहले नज़र डाली जाए तो ये जो ट्रैक है ये वो काफ़ी तंग था, लेकिन उसको अब काफ़ी जो है चौड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से जितने भी श्रद्धालु जाते हैं अब उनको उतनी तकलीफ़ों का सामना नहीं होता है। हालांकि फिर भी एक दिन तो लग ही जाता है और तकरीबन या तो शीशनाग में रुकते हैं या तो फिर वो अगले पड़ाव पर रुक जाते हैं। लेकिन कोशिश यही होती है कि जितने भी यात्री होते हैं वो कोशिश करते हैं कि शाम तक ही हम पहुंचे, क्योंकि बाबा के दर्शन करने हैं, उसके बाद वापस भी जाना है। लेकिन उनका यही कहना होता है कि ट्रैक जैसा भी हो, देखिए अगर 2 साल पहले की भी बात करेंगे ट्रैक जैसा था, फिर भी जितने भी यात्री थे उनका जोश बराबर वही था जो जोश उनका जम्मू में देखने को मिलता था, जो जोश बेस कैंप में मिलता था, वही जोश बिल्कुल आज भी देखने को मिलता है। ये भी बताइएगा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरीके का है, क्योंकि ये जब हम देखें साउथ कश्मीर का एंटायर ट्रैक जब पहलगाम की ओर मुड़ते हैं तो 2 लेन वाला बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैक है आने जाने के लिए, लेकिन जो हम ऊपर चलते हैं तो सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील होती है। तो जो सयाह आना चाहते हैं पहलगाम की ओर, सयाहत के लिए किस तरीके का निज़ाम है और यात्रियों के लिए कहाँ पर किस तरीके का सिस्टम है कि बाइफरकेट हो प्रॉपर्ली कि ये यात्री है और ये सयाह है? देखिए 2 चीज़ें हैं कि किस तरह से जब यात्रा निकलती है, हालांकि वो पूरे एस्कॉर्ट में होते हैं, उसके बाद ही वो आगे चल निकलते हैं और जब वो बेस कैंप पहुंचते हैं उसके साथ साथ जितने भी सैलानी आते हैं, पहले ही जो एडवाइजरी जारी की गई है यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि आपको कौन सा टाइम लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं पर ट्रैफिक जैम जो है वो देखने को मिलता है। और उससे निजात पाने के लिए कल हमने शाम को जब हम भी शाम के वक्त जो है इस रोड पर निकले तो हमने देखा कि कई सारे जगहों पे और भी ट्रैफिक के जो एहलकार है उनको लगा दिया गया है। लेकिन आम लोगों के साथ साथ जितने भी सैलानी है उनका यही कहना है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि किसी को भी, चाहे वो आम शहरी हो, चाहे वो सैलानी हो, चाहे वो यात्री ही क्यों ना हो, उनको किसी तरह के मुश्किलातों का सामना ना हो ट्रैफिक जैम से। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। लेकिन जब ये यात्रा चल रही है ना, बीआरओ का अपना काम है, श्राइन बोर्ड का अपना काम है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने तरीके से काम किया, लंगर वालों ने अपना काम कर रहे हैं और घोड़े वाले जो एक मेन प्लेयर है इस यात्रा का वो 24/7 वहां पर अवेलेबल और श्राइन बोर्ड की निगरानी में और फिर जो हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है लेबर डिपार्टमेंट, उनकी निगरानी में ये पूरा काम जो वो चल रहा है। लेकिन इस बीच एक और काम इस बार देखने को मिल रहा है ट्रैक पर, यानी यात्रा के इस रास्ते पर, चाहे वो बालतल से रास्ता हो या पहलगाम से रास्ता हो, इस बार लाइटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है ताकि रात को जब ये सयाह और ये जो लोग हैं, यात्री जो हैं, जब ये आगे बढ़े, बालतल ट्रैक से आगे बढ़े तो उन्हें किसी तरीके की कोई मुश्किल ना हो। तस्वीर रात की है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर, जो बालतल और के आगे वाले मोड़ से है कि किस तरीके से पूरा इलाका रोशनियों से चमक रहा है और कोई किसी को भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इस ज़मन में तमाम तर तैयारियां पीडीडी डिपार्टमेंट यानी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से मुकम्मल तौर पर की गई हैं। आला तरीन अफसरों की तैनाती महकमे बिजली की तरफ से भी वहाँ पर कर दी गई है, क्योंकि ये काफिला जब सुबह चलता है तो रात देर गए तक भी कुछ लोग वापस आते हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ मकामात पर रुकते हैं और जहाँ जहाँ पर बेस कैंप है, रुकने के कैंप है या खाने पीने का बंदोबस्त रखा गया, मेडिकल फैसिलिटी का बंदोबस्त रखा गया, तो इन तमाम मकामात पर बिजली का माकूल और मुनासिब इंतजाम किया गया है। तस्वीर आपके सामने कि किस तरीके से रात का मंजर है बाबा बर्फानी के दर्शन करने वाले लोगों के लिए और तमाम तर अरेंजमेंट जो है वो मुकम्मल कर दिए गए थे पहले, और उसका असर आज हम यहाँ बालतल या पहलगाम के मकाम पर भी देख रहे हैं। 14,000 यात्री जिन्होंने कल दर्शन किए, उनमें कुछ लोग रात देर गए पहुंचे और इन लाइटों के सहारे वापस बेस कैंपों पर बहिफाजत पहुंचते हैं। पहाड़ी सिलसिला है, पहले जिस रास्ते की आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ
नीचे की तरफ कोई नजर करना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज के टाइम में सड़क की मानद है, रास्ता कुछ एक हिस्सों में थोड़ा बहुत अगर कच्चा रहा भी है तो वहां पर भी चौड़ाई इतनी कर दी गई है कि कम से कम इजीली वहां से पास आउट लोग हो सकते हैं। अब उन लोगों की बात सुनते हैं जो इस काम में मसरूफ रहे, और फिर जो यात्री जो इस सारी सूरत हाल से निकलते हैं उनका क्या कुछ कहना, और उसके बाद उन लोगों की बात भी सुनाएंगे जो इन्हीं रास्तों पर मुख्तलिफ मकामात पर खराब मौसम हो या मौसम खुशगवार हो लंगर लगाने का एहतमाम करते हैं या काम करते हैं। पहले जरा पीडीडी के हवाले से बात सुनते हैं जिसमें यात्री भी रिएक्ट कर रहे हैं। सुबह जी मैं अमृतसर से आया हूँ अमरनाथ यात्रा करने। हमने सुबह दर्शन किए हैं, शाम को वापसी टाइम हमने लाइटिंग का काफी अच्छा प्रबंध है, काफी अच्छा पावर डिपार्टमेंट ने किया हुआ, जम्मू कश्मीर की सरकार ने, काफी अच्छा लगा। मैं राइटिंग की कहीं दिक्कत नहीं आई हमको। मैं सतीश चंद्रकांत माजगावकर, मैं कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र। और 8 साल पहले भी मैं आया था अमरनाथ, इस रोड से बालताल से नीचे उतरा था। उस टाइम थोड़ा दिक्कतें आ रही थी रोड पे और लाइट वगैरह कम था। अब इस बार बहुत अच्छा नियोजन है उनका, अच्छा लगा इस रोड पे उतरते टाइम। 10:30 बजे इस रोड पे हूँ मगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मेरा नाम सोनू कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं श्री अमरनाथ यात्रा में आया हूँ। मैं 3 साल से आ रहा हूँ कंटिन्यू, कुछ साल से ज्यादा ही मैं इस साल देख रहा हूँ। अभी रात में मैं आ रहा हूँ, काफी रात हो रहे हैं। लाइट का इतनी अच्छी व्यवस्था है, पिछले साल तो थोड़ी मोड़ी थी भी नहीं, पर इस साल मैं आया हूँ, इतनी अच्छी लाइट व्यवस्था आप देख भी सकते हैं। हर कुछ का भी, लाइट का भी, रोड चौड़ी चौरन का भी, जो लाइट विभाग का इनका सैल्यूट करते हैं दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। विनोद है सर, मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ सर। सर सुबह हम गए थे, लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था थी और अभी हम दर्शन करके आए, अभी भी बहुत अच्छी लाइट की सुविधा थी। सरकार के बहुत भाग्य है तो इतनी बढ़िया सुविधा दी है हमारे को। पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे को बहुत अच्छी सुविधा दी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। Myself, junior engineer Mohammad Hussain Rathar, deputed here to perform the yatra duty at presently at Baltal base camp. Actually, आपको पता ही होगा, from last 3 years we are providing grid connectivity to Holy Cave. As you know, we have installed approximately 1350 lights and 44 transformers. This year we have installed more than 5 to 7 transformers and DG sets to provide the additional backup power supply to Holy Cave. आपको पता है कि हमने मार्च स्टार्ट होते ही हमने यहाँ पे काम स्टार्ट किया है और फ्रॉम ये स्टार्ट होते ही 2-3 महीने इसमें लग गए। हमारा पूरा टीम, MD साहब KPDCL मसरतुल इस्लाम, चीफ इंजीनियर संदीप सेठी साहब, सर्कल गांधरबल के SC साहब, मुमताज साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिलशाद साहब, AWE गुलाम जिलानी साहब, और मैं मोस्ट प्रोमिनेंट जूनियर इंजीनियर जो यहाँ पे ऑलरेडी जो काम कर रहा है बशारत साहब। और उसके साथ साथ ये टीम वर्क है, हमारा टीम वर्क KPDCL का एप्रिसिएशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दी है और उसके साथ साथ LG एडमिनिस्ट्रेशन ने एप्रिसिएशन दी है। हमने बहुत, दिस वाज द चैलेंजिंग टास्क एंड मोस्ट हेक्टिक वर्क। चलिए, एक तरफ की कहानी थी जो लाइटों के हवाले से आपको दिखाई, लेकिन इससे पहले ब्रेक पे जाएं, साथ साथ दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। लंगरों का जो एहतमाम दोनों रास्तों पर किया जा रहा और बड़ी तादाद में सुबह और शाम यहाँ पर खिदमत हासिल की जा रही हैं। पूजा पाठ का भरपूर सिलसिला पहले दिन से रखा गया है और जिन एरियाज के अंदर लंगर लगाए गए हैं, सुबह और शाम के वक्त में जब तक अपनी बारी का इंतजार करते हुए वापस ये लोग नीचे पहुंचते हैं या पवित्र गुफा की तरफ या मुकद्दस मकाम की तरफ जाते हैं, तो आने और जाने के बीच का जो वक्त है वो लंगरों और जो यहाँ पर तैयारियां की गई हैं या जो इंतजामात हैं उनके आसपास गुजरते हैं। पूजा पाठ हो, बाकी तैयारियां हो, ये तमाम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सूबाई जो सतह पर एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और बाहर से कई लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, कोई 20, 25, 23, 24 वर्षों से यहाँ पर वो ऑलरेडी लंगर लगाते हैं। उनकी बात भी फटाफट सुनते हैं और उसके बाद ब्रेक पे जाना है। मुंबई से आया हूँ और यहाँ दर्शन हो गए मेरे आज, बड़ी सुविधा पूर्वक और सुलभता से हो गए। और श्राइन बोर्ड में भी वहाँ पर कोई हमें दिक्कत नहीं हुई, रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा था और मैं तो खैर पालकी से गया था, चलने की स्थिति नहीं थी, पर हर तरफ से सिक्योरिटी, पुलिस
और एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों का अच्छा सहयोग मैंने पाया। रोड और ये इंतजाम अच्छा है। भीड़ बहुत थी लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बड़े ऑफिसर्स भी आए, IPS ऑफिसर्स भी आए और उन्होंने भीड़ को मैनेज किया और हम लोगों को अभी तक हमें कोई तकलीफ या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हम खुश हैं यहाँ पे आके और आगे भी आ सकें ऐसी इच्छा है। डॉक्टर सुरेश शेट्टी हूँ, मुंबई से डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं यहाँ पे आया, फर्स्ट टाइम आया हूँ और इतना अच्छा दर्शन हुआ मेरा। मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे भगवान की इतना अच्छा दर्शन होगा। घोड़े में गया था और शुरुआत में जो थोड़ा सा इस फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, बट इन लोग ने अच्छा से मैनेज किया है। ऑल पुलिस, CRF एंड एवरीबडी इतना अच्छा से हुआ कि जाने के लिए भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सब जो इनका आर्मी का सब। चलिए जनाब, ये तो थी बात यात्रियों की जो इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, इंतजामात की जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और आम लोगों की तरफ से किए गए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक और कानून का इतलाक होने वाला है और यह कानून जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। क्या कुछ होगा उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जो हुआ वो जम्मू कश्मीर के अंदर ना हो, इस जिम्मन में तैयारियां कर ली गई है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, दोनों बड़ी खबरों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं। दूसरे पड़ाव पर हम आगे हैं जी, बात करते हैं एक पॉलिसी की, उस मसवदा कानून की जिसका इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला है और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है वो तो बाद में पता लगेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने कमर कस ली है और जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमारा है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक कानून तरतीब दिया है और ये कानून तरतीब देने के बाद दो पॉलिसियाँ इस वक्त सामने हैं अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, जिसके तहत एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट राइट होगा और दूसरा लैंड पूलिंग पॉलिसी होगी। यानी दो पॉलिसियों को बैक वक्त अवाम के सामने रखा गया है और अवाम के साथ भी इन पॉलिसियों पर तबादला ख्याल होगा। गुज़श्ता दिनों अगरचे स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की गई जिसमें ये बताया गया कि ये जो लैंड पूल पॉलिसी है और फिर ये जो डेवलपमेंट राइट्स है इसमें बाज़ाब्ता तौर पर सरकार एक आदमी को या एक एजेंसी को हायर करना चाहती है ताकि वो ये ज़मीन जायदाद के मामलात को देख सके। इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर अवाम से भी जो है वो मांगा गया कि वो भी अपने ख्यालात बताएं और जहां पर खदशा उनको है वो खदशा सामने रखें। दरअसल सरकार का ये मानना है कि वो बैलेंस करना चाहती है स्टेक होल्डर्स और सरकार के दरमियान जो तफावत है ज़मीन के मामलात को लेकर, मकानात और कॉलोनियाँ जिस तरीके से बन रही है उसमें एक निज़ाम को कायम किया जाए और फाइनलाइज पॉलिसी करने से पहले तमाम लोगों को इस ज़िम्मन में ऑन बोर्ड लेना चाहती है। सरकार की तरफ से जो दो पॉलिसियाँ बनाई गई हैं वो ड्राफ्ट पॉलिसियाँ दोनों हैं जिसमें ग्रांट एंड यूटिलाइजेशन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पॉलिसी 2024 है और फिर ड्राफ्ट जम्मू कश्मीर लैंड पूल पॉलिसी 2024 है। दोनों पॉलिसियों को फिलहाल पोर्टल पर डाल दिया गया है और मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू कर दिया। मजीद ये पॉलिसी है क्या, इसका इतलाक कैसे होगा और इसका फ़ायदा और नुकसान है क्या, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। इमरान नाइकू श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, ये कहा जा रहा है कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शहरी तरक्की महकमे की तरफ से दो कानून बनाए गए और इस ज़िम्मन में जो शराकतदार है उनके साथ एक मीटिंग भी हुई है और अब अवाम के लिए से सामने रखा गया है। ये दो पॉलिसियां हैं क्या, ये जो हम लैंड पूल पॉलिसी बता रहे हैं ये क्या है और वो दूसरी पॉलिसी क्या है, अवाम को क्या इसमें नजर रखनी है और शराकतदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, थोड़ा सा इस पे हम डीपली बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने शहरी तरक्की को फरोग देने के लिए दो अहम ड्राफ्ट तैयार किए हैं। एक जम्मू एंड कश्मीर ग्रांट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पॉलिसी 2024 और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर लैंड पूलिंग पॉलिसी 2024। इन दोनों ड्राफ्ट्स को अवामी राय और तजावीज के लिए पेश किया गया है।
ताकि जामे और शफाफ पॉलिसी साजी का अमल अपनाया जा सके। इसका पहले हम पस मंजर पे थोड़ा सा बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के तारीखी विरसे, डाइवर्स कल्चरल लैंडस्केप और कुदरती खूबसूरती की बदौलत यहाँ तरक्की और जदीदियत यानी कि मॉडर्नाइजेशन की बेपनाह मौके मौजूद है। ताहम इन मौकों को बरोए कार लाने के लिए जदीद शहरी मनसूबाबंदी और पायदार तरक्की की हिकमत अमली की जरूरत है और हुकूमत ने इन चैलेंजेस से निपटने के लिए प्राइवेट डेवलपर्स की महारत और वसाइल को इस्तेमाल करने का फैसला किया है ताकि जमीन के छोटे हिस्सों को इकट्ठा करके मनसूबाबंदी शुदा जदीद शहरी इलाके बनाए जा सके। लैंड पूलिंग पॉलिसी का जहां तक ताल्लुक है, लैंड पूलिंग पॉलिसी का मकसद जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके मुनसिफाना तरक्की को यकीनी बनाना है, जबकि ग्रांट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स पॉलिसी का मकसद है जमीन के इस्तेमाल के हकूक को मुनज़्ज़म और मुनसिफाना तरीके से तकसीम करने पर जोर देती है। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 26 और 29 जून 2024 को बिल तरतीब श्रीनगर और जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट में कश्मीर और जम्मू के रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स मुनक्किद की और इन मीटिंग्स में इन पॉलिसियों के ड्राफ्ट्स पर जामिया प्रेजेंटेशन दी गई, जिस पर पॉलिसियों की अहम खुसूसियात और फवायद को तफसील से बयान किया गया। मीटिंग्स का मकसद जम्मू कश्मीर के रिलेटर्स से कीमती तजावीज और आरा जमा करना था। शुरका ने फाल तौर पर अपने ख्यालात का इजहार किया, तामीरी फीडबैक दिया और पॉलिसी की मुअस्सरियत को बेहतर बनाने के लिए तरमीम की तजावीज पेश की और इन मुबाहिसों से ताउन का जज्बा नुमाया रहा और रिटेलर्स ने हुकूमत की जामिया पॉलिसी साजी के तरीकेकार की तारीफ की। दोनों मीटिंग्स चूंकि मस्बत अंदाज में इख्तिताम पजीर हुई और कमिश्नर सेक्रेटरी ने रेटर्स का शुक्रिया अदा किया, उन्होंने शिरकत की और कीमती तजावीज फराम की और इन मीटिंग्स में जमा की गई जो फीडबैक्स थे, जो तजावीज का बारीक बीनी से जायजा, जो तजावीज दी गई, इसका बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा और उन्हें पॉलिसियों की हतमी शक्ल देने में शामिल किया जाएगा। हतमी पॉलिसी से यही तवक्का की जाती है कि खित्ते में ज्यादा मुनज़्ज़म और पायदार शहरी तरक्की का रास्ता हमवार करेंगे। तो मजमूई तौर पर अगर इन दोनों पॉलिसियों पर हम नजर डालेंगे, ये देखा जाए तो ये पॉलिसी इकदामात जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए एक अहम संगमील साबित हो सकते हैं और अगर ये पॉलिसियां मौसर तरीके से नाफिज की जाएं तो ये जम्मू कश्मीर की शहरी तरक्की के मंजरनामे को तब्दील कर सकती है, जिससे रिहायशियों की जिंदगी के मेयार में नुमाया बेहतरी आएगी। यहाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जो शहरी इलाकों को तरक्की देने के लिए जिस निजी डेवलपर्स के साथ इश्तराक पर मबनी ये जो मसौदा, जो ड्राफ्ट लैंड पूलिंग पॉलिसी जारी की है, इस पॉलिसी का बुनियादी मकसद, जिसका मैंने जिक्र भी किया, कि जमीन के टुकड़ों को यकजा करके इकट्ठा करके बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, मुआशी तरक्की को फायदा देना और सकाफती और माहौलियाती अहमियत पर बरकरार रखना है। पॉलिसी की मदद से मजीद बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर से तजावीज तलब की गई है ताकि शहरी इलाकों को जदीद, यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब जो जमीनें हमारे पास है, सरकार इसको कंसोलिडेट करना चाहती है, सही तरीके से इसको निगरानी में इस्तेमाल करना चाहती है, चाहे वो लैंड यूज वाला मामला और दीगर मामले में एक साथ हमजहत तरक्की के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए। क्या हम ये माने, या ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टियां हमारी थी उनके साथ इसका कोई लेन देन नहीं है? ना, बुनियादी मकसद इस पॉलिसी का यह है कि जो हमारे अर्बन एरियाज है, हमारे अर्बन एरियाज को ट्रांसफॉर्म करना वाइब्रेंट इक्विटेबल कम्युनिटीज में, यानी कि जो हमारे अर्बन एरियाज में जो जमीन बिखरी हुई है, जो हमारी अर्बन एरियाज की जो जमीन फ्रेगमेंटेड है, उसको इकट्ठा करके एक डेवलप्ड, एक मॉडर्न तरीके से जो है तरीके पर, तर्ज पर बनाना, ये इस पॉलिसी का बुनियादी मकसद है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए। सरकार का फैसला आपके सामने कि क्या कुछ किया जा रहा है, फिलहाल पॉलिसी को फ्रेम अप किया गया है और आवाम के लिए उनके खदशात, उनके ख्यालात सुनने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया गया। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं
दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों T1 यानी टर्मिनल 1 जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहां पर जो हादसा पेश आया जिसमें एक की मौत हुई, कुछ लोग जख्मी हुए और तरह तरह की बातें सामने आई। उसके फौरन बाद पूरे मुल्क के अंदर एयरपोर्टों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए, एयरपोर्ट टर्मिनलों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। और मरकजी हुकूमत के फैसले के बाद अब इतला यह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया भी मुतहरिक हो गई है और श्रीनगर के एयरपोर्ट के अंदर भी स्ट्रक्चरल ऑडिट का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे के हादसे के फौरन बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो एनआईटी श्रीनगर की है, जो बाज़ाब्ता तौर पर इसकी ऑडिट इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर करेंगी। यानी जो स्ट्रक्चर इस वक्त हमारा एयरपोर्ट का बन चुका है इसका दोबारा से ऑडिट किया जाएगा और ये ऑडिट जो होगा ये सेफ्टी ऑडिट माना जाएगा। एयरपोर्ट पूरे मुल्क के अंदर जो इस वक्त एयरपोर्ट है उनका स्ट्रक्चरल प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन कराने के हवाले से मरकजी हुकूमत और मरकजी वजारत की तरफ से रात देर के ऑर्डर जारी कर दिए गए थे और उसी को देखते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि एक्सपर्ट की टीम जो एनआईटी श्रीनगर से वाबस्ता है वो बाज़ाब्ता तौर पर एयरपोर्ट का एक बार फिर मुआयना करेंगी, स्ट्रक्चर जो हमारे बनाए गए हैं उसका मुआयना करेंगी और उसके बाद एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो रियासती इंतजामिया और मरकजी हुकूमत को भी सौंपी जाएगी। याद रखिएगा जब श्रीनगर का ये एयरपोर्ट बना था तो एक्सपर्ट्स कहाँ के थे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली और एनआईटी श्रीनगर की मुश्तरका टीम बनाई गई थी। जब एयरपोर्ट की तौसी का काम हाथ में लिया गया था तब भी बाज़ाब्ता तौर पर तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखा गया था। याद रखिएगा मुल्क भर के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कुछ एयरपोर्ट्स पर मुकम्मल गिरफ्त रखी हुई है और कुछ एयरपोर्ट्स प्राइवेट एजेंसियों की तरफ से बनाए गए हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 100 एयरपोर्ट पूरे मुल्क के अंदर बनाए गए जिनमें एक कोझीकोड का है और मेजर एयरपोर्ट लगे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये मैनेज किए जा रहे हैं जी प्राइवेट एजेंसीज की तरफ से, प्राइवेट कंपनियों की तरफ से, जिसकी वजह से ये सेफ्टी नॉर्म्स कहीं ना कहीं यहाँ पर देखे गए हैं कि ये वायलेट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल याद रखिएगा कि एक कैब ड्राइवर की मौत हुई थी दिल्ली के अंदर, जिसके बाद मरकजी वजारत हवाबाजी की तरफ से ये साफ कर दिया गया था कि अब तमाम एयरपोर्ट्स का सेफ्टी ऑडिट होगा और श्रीनगर एयरपोर्ट ने इसमें सबकत हासिल की और उन्होंने जल्दी से एनआईटी श्रीनगर के साथ राब्ता करके कमेटी बनाने का फैसला लिया है जो सेफ्टी नॉर्म्स को देखेगा और फिर अपनी रिपोर्ट रियासती इंतजामिया और मरकज को भी सौंपेगा। इसी तरीके की बात जो है वो जम्मू एयरपोर्ट से भी सामने आ रही है। तो हम जम्मू एयरपोर्ट के अंदर कौन सी टीम होगी, कब तक वो रिपोर्ट पेश करेगी, इस हवाले से थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। ब्रेक का है, 9:30 बज रहे हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें भी आपके सामने रखनी है, लेकिन साथ साथ आपकी कॉल्स भी आज के प्रोग्राम में कोशिश रहेगी थोड़ी जल्दी जैसे कॉल्स आएंगी तो आपकी बात सुनी जाएगी, आप कॉल करना भी शुरू करें। तब तक ठीक 9:40 पर कॉल शुरू करेंगे और उससे पहले कुछ और खबरें ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जेके में 9:32 हुआ चाहते हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि खबरें भी हैं, साथ साथ तज्जिया और तबसरा होगा। अपने नुमाइंदों के पास भी हम जाते हैं, मगर आपकी कॉल्स भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। थोड़ी देर में आप कॉल करना शुरू करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, मगर उससे पहले कुछ और खबरों की तरफ चलेंगे और बात ट्रांसपोर्टेशन के या ट्रांसपोर्ट निज़ाम की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं और वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर श्रीनगर और जम्मू में 2 शहरों में स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत भी इंतजामिया ने प्लान तरतीब दिया है। अब जो स्मार्ट बसेस दोनों शहरों के अंदर चलती हैं उसमें कश्मीर सूबे के अंदर श्रीनगर में 100 बसों की जो आपके सामने फ्लीट थी उसमें मजीद बसें शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई है। और एक तो ये कहा जा रहा है कि इस तजवीज़ के बाद जब इस मंसूबे को हद तक शक्ल दी जाएगी, यानी आप देखेंगे कि मजीद स्मार्ट सिटी जो बसें हैं वो शहर के अंदर आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। तो एक तो जो वक्त है, जो स्केड्यूल है,
और दूसरा मौजूदा जो रूट्स इस वक्त बनाए गए हैं वो बिल्कुल भी तब्दील नहीं होंगे। श्रीनगर से बडगाम मुख्तलिफ इलाकों में ये बसें जाती हैं और बाकायदा वादी कश्मीर के श्रीनगर वाले हिस्से में जो प्लान तरतीब दिए गए हैं जिसके मुताबिक आज भी काम चलता है। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी और जम्मू स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत पहले 25 फिर 50 और फिर 100 तक की जो बसें हैं वो प्लान के मुताबिक चलाई जाती हैं। लेकिन मजीद बसें ये तब उस वक्त फैसला हो सकता है या होने जा रहा है जब इन बसों की डिमांड्स काफी ज्यादा है। एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का एक जो सिलसिला है वो थोड़ा और भी आसान हुआ पहले के मुकाबले। एक मजीद जो आपको बसें घूमती हुई शहर के अंदर इनके अलावा नजर आती थी वो थोड़ी सी कम हुई। दूसरा टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, शायद उससे भी बहुत हद तक स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत लोग मुस्तफीद हुए हैं तो डिमांड्स काफी ज्यादा होने लगी और बाज़ाब्ता तौर पर नया प्लान तरतीब दिया गया। नए प्लान में है क्या? आकिब हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। आकिब, अपडेट करें, शहर के अंदर 100 बसों की जो फ्लीट है उस पर क्या अभी तक आप ये कह सकते हैं कि मस्बत रद्द-ए-अमल आया? नतीजा ये कि अब इंतजामिया ने मजीद बसें चलाने का फैसला किया है? बिल्कुल आसिफ, गुज़श्ता साल नवंबर में स्मार्ट सिटी में ई बसेस को इनॉग्रेट किया गया है, जिसका जो कैंप है श्रीनगर का पानखा चौक में है, वहाँ पे ये बसेस जो है 400 तो उसके बाद डिफरेंट रूट्स पे चल रही है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें 9 मीटर की बस और 12 मीटर की बस। आपको याद होगा कि 2022 में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू स्मार्ट सिटी को 100 बसेस और श्रीनगर स्मार्ट सिटी को 100 बसेस का ऐलान किया था और उसके बाद पहले फेज में 10 बस, उसके बाद लगातार 75 जो 9 मीटर बस है जो श्रीनगर के हंगर रूट्स यानी कि श्रीनगर का डाउनटाउन या सिविल लाइन्स इलाके वहाँ पे 9 मीटर बस चल रही है। और जो आउटस्कर्ट श्रीनगर जैसे कि बडगाम है, पुलवामा है या अनंतनाग भी ये बस जाती है तो इनमें 12 मीटर बस चल रही है। तो इसमें काफी ज्यादा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया। लोग इसमें पसंद करते हैं ट्रैवल करना और इसमें काफी ज्यादा आसाइश है और इस तपती हुई गर्मी में इसमें एसी भी है, वाईफाई सिस्टम है, तो कुल मिला के इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट्स है। तो इस सबको देखते हुए श्रीनगर स्मार्ट सिटी में अब श्रीनगर स्मार्ट सिटी के जो सीईओ है डॉक्टर उवैस अहमद, उन्होंने कुछ माह पहले भी ये कहा था, जिक्र किया था कि 100 और बसेस यहाँ पे लाई जाएगी और यहाँ पे जो किल्लत है, जिस तरीके से बडगाम के लोग कह रहे थे कि हमारे कुछ रूट्स पे ऐसी बसेस चलनी चाहिए और वहाँ पे जो लोगों को दिक्कतें हो रही थी वो ना आ पाए। और उसके बाद श्रीनगर के आउटस्कर्ट जिस तरीके से दरगाह, हजरतबल, श्रीनगर के आउटस्कर्ट नारबल, HMT, लवाईपोरा, इन इलाकों में ये बसेस नहीं चल रही थी पहले। और उसके बाद जैसे ही 12 मीटर बसेस आई है, क्योंकि 25 इसमें 12 मीटर बसेस है जिनको इन रूट्स पे चलाया गया और हंगर रूट्स पे अभी भी 9 बसेस चल रही है। और लोग अब जो है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को तरजीह नहीं दे रहे और इस बस को तरजीह दे रहे हैं। और स्कूली बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग खवातीन, क्योंकि खवातीनों के लिए इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी गई, प्रियोरिटी पे खवातीनों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे खवातीन बैठ सकते हैं और यहाँ पे भी उस तरह पे देखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वायलेट इस रूल को करते हैं। लेकिन कुल मिला के स्मार्ट सिटी के जो ई बसेस है वो कामयाब यहाँ पे हुए हैं और यहाँ पे अब डिमांड है कि और भी 100 मीटर बस, 100 जो बसेस है वो यहाँ पे लाई जाए और जो किल्लत है यहाँ श्रीनगर में उस किल्लत को यहाँ पे दूर किया जाए। आपके बस सोशल मीडिया पर एक तासुर ये भी दिया जाता है कि स्मार्ट सिटी बसें शहर के अंदर चलती हैं, ट्रैफिक जाम का असल में सबब यही है। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं, लेकिन आम लोगों का, जो लोग इन बसों से सफर करते हैं, उनका क्या फीडबैक है? क्या उस फीडबैक को बेस बनाकर नया प्लान तरतीब दिया गया है या इंतजामिया के पास वाकई में गुंजाइश है या इतनी सड़कें चौड़ी हैं कि बसें बड़ी आराम से एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर सकती हैं और मजीद बसें लाई जा सकती हैं? बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से मैंने आपको पहले कहा कि हंगर रूट्स पे 9 मीटर बसेस चल रही है, इसका मतलब है कि वो छोटी बसेस है बनस्बत की 12 मीटर की, क्योंकि 12 मीटर की बसेस श्रीनगर सिटी के अंदर दाखिल नहीं हो रही है क्योंकि वो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स दूर दराज इलाकों में जा रही है। और जिस तरीके से लोग कहते हैं, लोगों का काफी ज्यादा इसमें पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव है। लोग कहते हैं कि ऐसी बसेस होनी चाहिए क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत पहुंची है। लोग चाहते हैं कि इसमें ट्रैवल करें, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से ट्रैफिक मैस होता है श्रीनगर में, क्योंकि कई ऐसे रूट्स है जहाँ पे अभी भी काम चल रहा है, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक जैम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरीके से अगर हम कहें, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से ये बसेस चल रही है वहाँ पे लोग अब प्रेफर कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। स्मार्ट सिटी के जो सीईओ है उनका मानना है कि मजीद बसें लाई जाएंगी और ये दरअसल इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारा
ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो शहर के अंदर पहले चलता था, वो आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो गया है। और फिर जो हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट चलता था, जिनमें कश्मीर मोटर KMD जिसे हम कहते हैं कश्मीर मोटर ड्राइवर्स एसोसिएशन का एक बहुत बड़ा फ्लीट हुआ करता था, फिर बटमालू बस स्टैंड वाला बड़ा फ्लीट हुआ करता, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारा ख़त्म हो रहा है और नई गाड़ियाँ जो है वो रिप्लेस हो रही है। उसमें ये जो स्मार्ट सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है शहर के अंदर अंदर वाले काम को करने के लिए, यानी शहरी हदूद के अंदर चलाने के लिए। और फिर जब हम इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसको देखते हैं तो लोगों ने काफ़ी सराहा है इन सभी चीज़ों को, और उम्मीदें लगाई जा रही है कि मज़ीद बसें भी अब रवां साल के आखिर तक यहाँ पर आ सकती हैं, ताकि शहरी आबादी वाले लोगों को थोड़ी सी और राहत जो है वो मिल सके। बात अब जरा उस वाक़े की करते हैं जिसके बाद पथराव हुआ, हालात बिगड़े इलाके के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता शाम होते होते चीज़ों को कंट्रोल किया गया। कठुआ के अंदर नगरी का इलाका, आप सब जानते हैं कल जो कुछ हुआ उसने बहुत सारे लोगों की आंखें खोली और इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक नज़र आई नगरी के अंदर, जहां पर एक मुहिम चली सुबह सुबह जिसका आगाज़ हुआ। यानी कठुआ के अंदर एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जब शुरू की गई महकमा माल के साथ मिलकर पुलिस की जानिब से, तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। हंगामा इस बात पर क्योंकि एक मस्जिद इलाके के अंदर बताई जाती है जो बनी है, और अथॉरिटीज़ ये मानती है कि मस्जिद ऐसी जगह पर है जहां सरकार की ज़मीन का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ मकामी लोग इस बात पर बज़िद थे कि ज़मीनें जो उनकी अपनी हैं उसी का एक हिस्सा है। वहां पर मकामी लोगों की जानिब से खुद अपने चंदा करके उन्होंने इस मस्जिद को तामीर किया। ये दोनों तरह का ओपिनियन था। इस दौरान कल पथराव हुआ और पुलिस के 5 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें DSP हेडक्वार्टर हरमीत सिंह भी शामिल थे। लेकिन इस वाक़े के बाद मजीद फोर्सेस तलब की गई। इलाके के अंदर सूरत हाल शाम होते होते पुरअमन हो गई। लोगों से अपील की गई लाउड स्पीकर के जरिए कि किसी भी तरीके से कार्रवाई फिलहाल जैसे कल सुबह हुई थी वैसे नहीं होगी और आप भी लोग घरों को चले जाएं। कार्रवाई मुतासिर हुई, दूसरी तरफ कामकाज मुतासिर हुआ, लोग बाहर आए। तो इस वाक़े के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल सामने आया और कई ऐसी अहम तरीन शख्सियात जम्मू कश्मीर के अंदर जिनने अपने अपने हिसाब से इस पर तज्जिया और तबसरा किया। लेकिन खबरें ये भी थी कि जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो उस वक्त यहाँ पर कुरान करीम समेत मुतअद्दिद इस तरह की किताबें थी जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे कि इनकी बेहुरमती की गई। अगरचे इस बात की तस्दीक नहीं हुई, मगर सियासी जमातों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी एक तो तस्दीक की और इंतजामी की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए नजर आए। अल्ताफ बुखारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर और साबिक रियासती वजीर, जिन्होंने इलाके के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको डराने और धमकाने का इल्ज़ाम इंतज़ामिया पर लगाया और कहा कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमरनाथ यात्रियों का खुले दिल से, यहाँ पर अक्सरियत जिन लोगों की है वो लोग खुले दिल से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में इंतज़ामिया जो मैसेज दे रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त और मनफी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर जाकर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। आपके सामने ये सारे अल्फाज जो सैयद अल्ताफ बुखारी की तरफ से लिखे गए और शदीद अल्फाज में इस वाक़े की मजम्मत की। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक वीडियो भी शेयर करते हुए गुजर बस्ती नगरी के इस इंसिडेंट की तस्दीक की कि सुबह के वक्त जो कुछ हुआ, जहाँ पर उनके मुताबिक मुस्लिम बरादरी को और पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश इस तरीके से की गई। और सबसे ज़्यादा जो सियासी जमातें जिस बात पर नाराज़गी का इजहार कर रही कि बगैर नोटिस के, जो कल हमारे नुमाइंदे ने भी बताया था कि नोटिस नहीं गए थे, सिर्फ वर्बली कहा जा रहा था कि ये इलाके के अंदर जो कार्रवाई हो रही है वो इलीगल एनक्रोचमेंट से। बड़ा इसमें एक सवाल भी है कि मैं वो जो वीडियो देख रहे थे जो सोशल मीडिया पर है, ऑलमोस्ट 2 स्टोरी कंक्रीट बना है और उसको बनाने में तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्त लगा होगा, कम से कम। अगर फास्ट ट्रैक पर भी चला होगा तो 3 से 4 महीने का वक्त लगा होगा, या 2 महीने कम से कम लगे होंगे। उन 2 महीनों में अगर आप 8 दिन छुट्टियों के भी निकालें और 8 दिन भी निकालें तो उसके बाद भी आपके पास 30 से 35 दिन बचते हैं। तो उन 40 दिनों के दौरान, उन 35 दिनों के दौरान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर थी जब ये सारा काम चल रहा था? उस वक्त इसको क्यों नहीं रोका गया? और कल जब अल्ताफ बुखारी साहब के मुताबिक यात्रा एक तरफ से चल रही है और दूसरी तरफ से ये मामले चलेंगे जी, इससे नुक्से अमन का ख़तरा रहेगा। बहरहाल उनकी बात अपनी जगह, जो बात थी वो हमने आपके सामने रख दी है जी।
जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और खबर की आपके सामने करते हैं और फिर क्रिकेट की दुनिया में भी एक तहलका कल मचा है, एक अच्छी खबर सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और अब कॉल करना शुरू करें जी, आपकी फोन कॉल सब शामिल करेंगे हम प्रोग्राम में, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके उस वक्त हम आगे 9:42 का वक्त हुआ है, फोन कॉल्स भी आएंगी। लेकिन आज मुल्क को एक और आर्मी चीफ मिलने वाला है। लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी आज अपना नया ओहदा संभालेंगे और ये नए आर्मी चीफ के तौर पर उनकी तकर्री आज होगी। लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी आज अपना नया ओहदा संभालेंगे और जनरल मनोज पांडे साहब रिटायर हो रहे हैं। 26 महीने तक जनरल पांडे साहब यहाँ पर रहे और अब लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी साहब नए आर्मी चीफ के तौर पर यहाँ पर दिखेंगे और ये कुल मिलाकर 30th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होंगे जो अपना ओहदा आज संभालेंगे। और माना जा रहा है कि लेफ्टिनेंट द्विवेदी ने अपना बेशतर वक्त जो है वो नॉर्दर्न आर्मी कमांड में दिया है और उनको बगौर इस चीज़ का इल्म है कि किस तरीके के हालात LAC पर है, लद्दाख वाले मामले पर, पाकिस्तान वाले मामले पर और इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल डायमेंशंस पर क्या कुछ करने की ज़रूरत है। जनरल द्विवेदी इस पूरे मामले से वाकिफ़ है। जनरल द्विवेदी का जहाँ तक ताल्लुक है, ये जम्मू कश्मीर राइफल्स में सबसे पहले इनका कमीशन हुआ था, उसके बाद ये आगे बढ़ते रहे, चलते रहे और आहिस्ता आहिस्ता करके आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की ओहदे पर आ चुके हैं। और जनरल साहब का अगर आप देखें तो 18वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स बटालियन के साथ भी इनका नाता रहा। 26 सेक्टर आसाम राइफल्स के ब्रिगेड में भी रहे, इंस्पेक्टर जनरल भी रहे, आसाम राइफल ईस्ट के अंदर भी इन्होंने अपना काम किया। यानी मुख्तलिफ पड़ावों पर उनका काम है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो उपिंदर द्विवेदी साहब का और स्पेशली जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इन्होंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया और आज वो अपना नया ओहदा जो है संभालेंगे और 30th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है जनरल द्विवेदी होंगे। इनकी मंजूरी पहले ही हुकूमत की तरफ से दी गई थी और आज अपने ओहदे को वो बाज़ाब्ता तौर पर टेक ओवर करेंगे, जिसके बाद रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर साहब भी और दीगर लोगों के साथ भी उनकी मुलाकात तय पाई जा रही है। खेल के मैदान से भी आपको बताएं और अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए, बिलाखिर 13 बरसों का जो सूखा था वो खत्म हुआ। साल 2013 में MS धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने आखिरी मर्तबा ICC किसी ट्रॉफी पर कब्जा किया था, वो थी चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन भारत एक बार फिर से T20 का नया बादशाह बना है। जनूबी अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में बारबाडोस में देर रात तक चलने वाले इस मुकाबले में 7 रनों से शिकस्त देकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन एक साथ जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर भी नहीं, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया है और अब इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा आपको T20 क्रिकेट टीम का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आएंगे। टीम इंडिया जिसने टॉस जीता, शुरुआत से ही मैच पर काफी मजबूत पकड़ तो बनाई थी जब पहला और दूसरा ओवर हुआ, लेकिन अचानक से बैक टू बैक विकेट्स गिरना शुरू हुए और इन गिरते विकेट्स के दरमियान विराट कोहली शिवम दुबे की पार्टनरशिप टीम इंडिया को 176 रन में तक ले गई। अक्षर पटेल ने 47 रनों की इनिंग्स खेली और नतीजा ये कि जब जवाबी कार्रवाई की गई या हमला हुआ जनूबी अफ्रीका की तरफ से, तो तब लग रहा था एक वक्त पर मैच निकल चुका है, मगर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव का शानदार कैच, टीम की बेहतरीन कैचिंग, फील्डिंग जबरदस्त और आखिरी ओवर तक मैच गया। 7 रनों से जनूबी अफ्रीका ये मैच हार गया। 169 रन पे 8 आउट हुए 20 ओवर्स में और इस तरीके से साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा था, लेकिन वहां पर भी उसको शिकस्त हाथ लगी और क्विंटन डिकॉक जो विकेटों के पीछे अब आपको साउथ अफ्रीका के लिए T20 में नजर नहीं आएंगे, उनकी भी रिटायरमेंट हो गई है। विराट कोहली, रोहित शर्मा जिनने क्लियर कह दिया, रात को ये अनाउंसमेंट हो गई कि अब नई जनरेशन को मौका दिया जाना चाहिए। ये आखिरी उनका T20 का कप था। अब दोनों आपको वनडे और टेस्ट का हिस्सा कंटिन्यू बनते हुए नजर आएंगे, बल्कि वहां पर कप्तानी रोहित शर्मा जारी रखेंगे। लेकिन रात देर गए इस मुकाबले के बाद पूरे मुल्क के अंदर जो सेलिब्रेशंस की भी तस्वीरें वो भी दिखाइएगा जरा। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जश्न का माहौल और मुल्क की कई अहम तरीन शख्सियात ने टीम इंडिया की जीत पर मुबारकबादी के पैगामात रात देर गए से जो देना शुरू किए थे वो इस वक्त भी जारी है। 1983, 2007, 2011, 2013
इनमें 3 वर्ल्ड कप, इसके अलावा एक चैंपियन ट्रॉफी और उसके अलावा साल 2000 की और 2003 की सौरव गांगुली की कप्तानी में, यानी पहले भी आईसीसी ट्रॉफीज आए, लेकिन 12 महीनों के दौरान ये तीसरा फाइनल था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में नवंबर के महीने में 50 ओवर के वर्ल्ड कप का फाइनल भारत हार गया था। एक तरह से वहां पर भी वो भी एक जहन में चीजें थी, लेकिन इसके बावजूद अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस और अनबीटेबल रही पूरी इंडिया टीम। इस टूर्नामेंट को आप जहां तक देखते हैं, कोई भी मैच टीम इंडिया ने नहीं हारा है। पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, शुरुआत से ही आयरलैंड, फिर उसके बाद हमने देखा यूएसए की टीमों को हराया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हारे। इसके बाद पहला पैगाम जो वज़ीर आज़म की तरफ से टीम इंडिया के नाम दिया गया, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की तरफ से दीगर कई अहम शख्सियात बशमूल मरकजी वज़रा मुबारकबादी के पैगाम देख रहे हैं। और अब इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। इधर बीसीसीआई की तरफ से तमाम खिलाड़ियों के लिए 5-5 करोड़ रुपए जो टीम का हिस्सा थे उनके लिए ऐलान कर दिया गया है, और जो खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा थे उनके लिए 5 करोड़ का हिस्सा, और जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको भी 3-3 करोड़ रुपए ऐलान उनको दिया जाएगा। जय शाह की तरफ से इसका ऐलान कर दिया गया। वज़ीर आज़म का मुबारकबादी का पैगाम टीम इंडिया के नाम, वो सुनिए। इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें, और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, वज़ीर आज़म ने मुबारकबादी का पैगाम दिया दीगर लोगों की तरफ से, और साथ साथ नेक ख्वाहिशात का इजहार रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए किया जा रहा है, जिनने जाते जाते एक आखिरी वर्ल्ड कप टीम इंडिया के नाम और करवा दिया। T20 में दूसरा, ओवरऑल भारत के नाम ये तीसरा बल्कि चौथा वर्ल्ड कप। और जहां तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी समेत तमाम ट्रॉफीज की बात है तो उसमें निस्फ दर्जन से ज्यादा ये रिकॉर्ड्स में दर्ज है। कॉल्स की तरफ चलेंगे, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना शुरू हुए। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो, चलिए लाइन ड्रॉप हुई है। एक और कॉलर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो, चलिए लाइन ड्रॉप हो रही है। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जिसमें 448-125-876-2699 चारों नंबर्स आपके लिए ओपन हो चुके हैं। आखिरी 5 मिनट हमारे पास हैं, कॉल करना आप शुरू करें। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम फरमान वन ये सड़कन गाड़ियन नए गाड़ि त्रावान मगर सड़क तम खराब सड़कन गोड़ क्या पुलाना मतलब चाहे शहर गांव सड़क सारे खराब। बिल्कुल तुज कत सही, सड़कन हालात इंतहाई अबतर और स्पेशली ये सात इंटर डिस्ट्रिक्ट सड़क वो तिहर हालात अबतर और उम्मीद कि वन गसा वागुजार और वक्त कम शायद करन तम अत पे तुज कत सही, सड़क ती गाड़ी ती पकड़ तेली गसा ट्रैफिक जाम तो बाकी चीज पकन दुरुस्त। सड़ा शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। ये श्रीनगर म्यूनसिपलिटी मज सीआरपी टिकट कर्मस ऑनलाइन 5 दह गए अत हालत अफसर दपान सह छुट्टी पे कथा तो मगर अम वो कह इंतजाम हेको त्र सर्टिफिकेट जरूरत तना फिक्री गई पतमो वो खुद बात रही मतलब ऑनलाइन करवा अप्लाई सह ऑनलाइन फीस बोर दपान अत हेल्थ अफसर अत तेली ना रेतस हेल्थ अफसर कह लुकन रेतस वेट कर हेल्थ अफसर कर छुट्टी पे कथा जान अर्श वोल आग कत। चलो तुम कत पे कॉल करा?
चलिए जी, एक और कॉलर दीजिएगा। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, हम वही खानेर प्रोजेक्ट से हेल्पर टू सुपरवाइजर बोल रहे हैं सर। गवर्नर साहब भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बहुत काम करते हैं, इनके तक हमारी बात पहुंचा दीजिए कि हमारी बजट छोड़ दीजिए सर प्लीज, इधर गरीबों की तरफ भी थोड़ा नजर मारिए सर। चलिए बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने वैसे के कल लिए। भी हमने आपको एक खबर बताई थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो तजवीज़ दी गई थी उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और बाकी तमाम लोगों का, हेल्पर्स का जिक्र था। 3 महीने के लिए उनके लिए जो फंड्स थे वो वागुजार किए गए, जिनमें सैलरी और ऑनरेरियम दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएं, कहां से? सर मैं अनंतनाग गोपालपुरा कलान से हूँ सर, इम्तियाज अहमद खान सर। जी खान साहब बताएं। सर हमारा जो ये रोड है इधर गोपालपुरा टू ब्रैकपुरा, इसमें बहुत तकलीफ होता है लोगों को। हमने ग्रीवेंस भी की थी पिछले साल, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये रोड बहुत खस्ता हाल है सर। रोड कुछ बनावा है, R&B बनावा किन बेका R&B सर, मगर ये खस्ता लाचुल का सन नहीं R&B डिवीजन अनंतनागा वहीलू सर। अच्छा R&B डिवीजन वाइलू बनावा तो वनो तिमन जाकि या योतन ताम ये तो यागी तो नजर आना सर आना अस कोर वाराट अस पेशेंटन गसन प्रॉब्लम बे स्कूल बचन हस तो सर तिमन कर कह कार्रवाई अस करे ग्रीवेंस तो परोस बे करे क्लेम के डीसी साहब निश तो मगर यार गई कह कार्रवाई मेहरबानी कर। सठा शुक्रिया कॉल करने। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो नाम बताएं अपना, कहां से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जिला बस सालर पे कंगने पे ना वनिवास पन बशीर अहमद खान हज नाव। जी बशीर साहब वनिवास। अच्छा जनाब, यह पकन इरिगेशन कनाल पकन डल मज लगे तथ अंदो पको यह गुलो वोलमुत जार अत दपान अत थोड़ा रोड यू बन तो यह क्लियर कर बचा वातन वत गया सहूलियत पकन। चलो शुक्रिया इस कॉल करने वापस। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं गोपालपुरा डार कॉलोनी से बोल रहा हूँ सर। जी जनाब, गोपालपुरा किस इलाके से? अनंतनाग या बड़का? ये चौडोरा गोपालपुरा सर। अच्छा चाडूरा गोपालपुरा से। जी बताएं, बड़गाम चाडूरा गोपालपुरा। सर हमारी ये कॉलोनी है डार कॉलोनी सर, इसका रोड सर पिछले 10 सालों से बिल्कुल खराब है, थोड़ी बारिश होती है सर। अच्छा ये बताइएगा, रोड ब्लॉक डेवलपमेंट बना रहा है या R&B चाडूरा बना रहा है? R&B चाडूरा बना रही है सर। तो आपने कभी एग्जेंट साहब को नहीं बताया कि जनाब यहाँ क्यों जरा आए, देखिए करोड़ों रुपया सरकार दे रही है। सर हम तो पिछले 5 सालों से कंटिन्यू जाते हैं एग्जाम के पास, कभी बोल रहे हैं कुछ, कभी पीछे सर ये सभी रोडें यहाँ की कंप्लीट हो गई। जी सर। जी जी सर पिछले 5 सालों से हम ये कंटिन्यू जाते हैं एग्जाम साहब के पास, यहाँ के पूरी आउटर साइड में पूरी लिंक रोड बन गई। जो हमारा लिंक रोड है सर ये डार कॉलोनी का, ये तो अभी तक सर इसमें थोड़ी सी बारिश होती है, मतलब हमारे को स्कूल जाना बच्चों के अब खुद बाहर निकलना मुश्किल होता है सर। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो हेलो जी वालेकुम सलाम। हम काटी दरवाजा से श्रीनगर। ना वनिवास पानन नूरदीन। जी नूरदीन साहब वनिवास। अच्छे म्यूनिसिपलिटी नफर तम सफाई करा कि नालन तम सड़कन हुंदे वाला सोल नालन मज काट दरवाजा श्रीनगर। काटी दरवाजा श्रीनगर तो वनो ना यमन पगर पाइप त्रावा नाले गसान बंद थी ओस ठीक अच्छा फग गांव दिवा यमन नालन अगर पाइप बात दाबा पाइप बस तो टोटल। चलो सड़ा शुक्रिया इस कॉल करने होते। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो नाम बताएं, कहां से? हेलो चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 10 बज रहे हैं। आसिफ रशीद और मुझे आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह आपके सामने फिर हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम जे के, कुछ कॉलर्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे, तजिया तबसरा भी करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि छोटा सा वक्फा होगा, तिजारती वक्फा होगा। वक्फे के फौरन बाद खबर, तजिया और तबसरा जारी रहेगा। आसिफ रशीद और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।